नाज़रीन, कहीं पर आबादी बढ़ने के मसाइल हैं तो कहीं पर आबादी कम होने के मसाइल हैं। जापानी दारुल-हुकूमत टोक्यो ने शहरी हुकूमत ने मुल्क में कम शरह पैदाइश के मसले से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया है और वो तरीका ये है कि मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की इजाज़त दी जाए। आइडिया अच्छा है, घर बैठे और बच्चे पैदा करें, छुट्टी होगी, गुर्बत पैदा होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में आप होंगे तो फिर आप रोज लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे। ऐसी सूरत हमने कोविड में देखी थी, आबादी में काफी इजाफा हो गया था, तो ये अच्छा आइडिया है जापान के रहने वालों के लिए। लेकिन हमारा मसला कुछ और है, हमें आबादी के पहले ही इजाफे का सामना है, लेकिन जापान में क्योंकि आबादी कम है और वो हमारे यहाँ संडे की छुट्टी भी खत्म कर देनी चाहिए। यहाँ पे तो 7 के 7 दिन काम होना चाहिए जो आबादी की बढ़ने की शरह। सही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो हो गई जापान के एक इकदाम की बात जो कि उन्होंने आबादी में इजाफे के लिए किया है। खुशाइंद है, उम्मीद करते हैं इस पे अमल होगा और उनका टारगेट अचीव हो पाएगा। लेकिन एक और बड़ा संगीन मसला पाकिस्तान को दरपेश है। पाकिस्तान को दरपेश है ही, लेकिन उसका ख्याल पहले यूके को आ गया, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है और वो है कज़न मैरिजेस का मसला। नाज़रीन, उसकी वजह से बहुत से जीनाती मसाइल होते हैं, ना सिर्फ आपके अपने ताल्लुक के दरमियान में मसाइल होते हैं बल्कि आने वाली जनरेशन इसका सामना करती है। तो बरतानिया में फर्स्ट कज़न्स की शादी पर पाबंदी आज कर दी गई। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा कदम है ये। और कज़न मैरिज पर पाबंदी का बिल जो है वो पेश करने वाले रुकने असेंबली रिचर्ड बोल्डन का ये कहना है कि फ़र्स्ट कज़न के दरमियान जो शादियाँ हैं नुकसानदेह साबित होती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट कज़न मैरिज में जो बच्चे हैं वो पैदाइशी तौर पर किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा उनकी शरह पाई गई है। तो जो बीमारियाँ हैं वो उसमें पैदाइश के बाद फौरी अमवात भी हैं, फिर बेऔलादी है, थैलेसीमिया, मिर्गी, गूंगापन, बहुत से मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर रिटायर्ड कैप्टन अरशद हमायूं साहब फैमिली फिजिशियन है, हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मसला तो पूरी दुनिया का है और बरतानिया ने इस पर इकदाम भी कर दिया है कि उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन पाकिस्तान की भी इसके साथ अगर हम रिलेट करें, यहाँ तो ज़ात बरादरी से बाहर बात करने हुए पे ही खून खराबा हो जाता है। वो कहते हैं कि जी नहीं, हम अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करेंगे। एक तो उस पर तबसरा कीजिएगा, कितना अच्छा इकदाम है जो बरतानिया में इसे कानून की शक्ल दे दी गई है और पाकिस्तान में इसकी कितनी ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये टॉपिक है और इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए और प्रॉपर अवेयरनेस जो है पब्लिक में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे टाइम पे जब बच्चों की शादियां वो करते हैं, पेरेंट्स ख़ास तौर पे, तो उनके लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई गाइडलाइंस नहीं होती कि वो क्या करें। ठीक है ना। प्री मैरिज काउंसलिंग ना सिर्फ जेनेटिक बीमारियों से बचाने के लिए है जी, बल्कि माशरती मसाइल जो हमारे आ रहे हैं शादियों में, शादियों के बाद, उनके लिए भी ज़रूरी है। मसलन जो किसी फ़र्द में, किसी पार्टनर में अगर कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ठीक है जी, कई किस्म की होती हैं, कोई शाइज़ोफ्रेनिया होता है, कोई डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई ऑटिज़म है, कई किस्म की प्रॉब्लम नफ्सियाती आती हैं। तो वो जो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके, अच्छा बाज़ फैमिलीज़ में हमने ये भी देखा है, वो कहते हैं कि जी ये मसला चल रहा है तो किसी ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, किसी हकीम ने कहा है कि इसकी शादी कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। और बल्कि मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब 80% फैमिलीज जो है वो लोग जो वो यही करते हैं कि बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ है, वो किसी ना किसी बुराई का शिकार हो गया है, नशे की लत में लग गया, तो उसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारी का एहसास उसको कोई ना कोई फिट्स पड़ रहे हैं, उसको कोई मसाइल हैं, वो डिप्रेशन का शिकार है, शादी कर दें, तमाम मसाइल का हल है। तो वो कितना मतलब आप क्या समझते हैं नुकसानदेह है? देखिए जी, दोनों के लिए, इस तरह की सिचुएशन में शादी, दोनों आप देखेंगे दोनों फैमिली जो है वो जड़ गई हैं। ठीक है ना। ना लड़की वाले जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ना लड़कों, जाहिर है प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं। तो इसकी ज़रूरत इस उम्र की है कि प्री मैरिज काउंसलिंग की बाकायदा एडवाइजरी सर्विस जो है वो होनी चाहिए हमारे मुल्क में, जो अभी तक नहीं है। ना सिर्फ देखिए, बेहतर है इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मसाइल ही और हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग ज़ात बरादरी से बाहर जाने का सोचते ही नहीं हैं, और बहुत से उसमें मामला जायदादों के भी होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेफरेंस देते हैं अपने फैमिली के अंदर, बरादरी के अंदर शादी करने को। फिर ऐसा भी होता है कि बचपन से ही किसी न किसी को मांग रखा होता है, कमिटमेंट्स होती हैं बड़ों की, जिसका खमियाजा बच्चे भुगतते हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं। जी जी, मैं समझता हूँ कि इसको वाकई आप जो बात करेंगे, इसको कानून का हिस्सा बनना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हम आने वाली नस्लों को बेहतर करें, महफूज करें और उनको एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है
हमारी के जो मेडिकल के शोबे हैं और जो मीडिया है उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए ऐसे गाइडलाइंस दें ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो बेहतर हो सकें। बिल्कुल सही है आपने फरमाया, फैमिली से बाहर नहीं जाते हम, सो मनी रीजंस। जब उसमें जनाब आपकी जो जायदाद है और अपने रिसोर्सेज जो हैं विद इन दी फैमिली रहें, लेकिन ये नहीं सीख रहे कि उससे प्रॉब्लम आगे जो नस्लें हैं वो बिगड़ रही हैं। अच्छा डॉक्टर आगे अच्छी नस्ल पैदा नहीं हो रही। दो चीज़ें हैं, एक तो कज़न मैरिजेस, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मसाइल बच्चों की सूरत में जन्म लेते हैं। बच्चे जो है वो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि नॉर्मल किसी की भी कपल की शादी हुई है, दो अलग अलग फैमिलीज़, ख़ानदान से और तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, फिर भी उनके शादीशुदा ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, बच्चों के अंदर। जीनियाती टेस्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने भी कहा कि ये होता है टेस्ट और होना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान में क्या हो सकता है ये टेस्ट, और ना करवाना कितना नुकसानदेह होगा? बिल्कुल हो सकता है जी, इसमें अवेलेबल हैं सारे इसके जो मशीनरी अवेलेबल है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट कज़न है इसको ज़रा थोड़ा लोगों को पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट कज़न किसको कहते हैं। इसमें कम से कम जो ब्लड रिलेशनिंग में फैमिलीज़ आती हैं और कम से कम एक जो ग्रैंड पेरेंट है उसमें वो शेयर कर रहे हों, एटलीस्ट वन ग्रैंड पेरेंट शेयर कर रहे हों, तो वो दैट इज़ फर्स्ट कज़न। एग्जैक्टली रिश्ता भी बता दीजिए डॉक्टर साहब, तरह आसान हो जाए सुनने वालों के, लेने वालों के लिए। मकसद है कि उसमें जो देखें ना, फुप्पो के, खाला के बेटे, खाला के बेटे, पुप्पो के बेटे, इस तरह बेटियां वो आ जाती हैं। फर्स्ट एक ग्रैंड पेरेंट जो है वो उसमें शेयरिंग कर रहे हैं। अगर वो आपकी दादी है तो दूसरे की नानी होनी चाहिए। हाँ जी, फूफो और मामू के बच्चे जिस तरह से उसमें यही मकसद मेन चीज़ है, ब्लड रिलेशनिंग नंबर 1 आ जाती है, वो बाकी जो है ग्रैंड पेरेंट उसमें शेयर कर रहा है। अच्छा, ये अगर आ जाता है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि समटाइम्स जो जीन्स हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स होते हैं और बाज़ बीमारियों के ऐसे जीन्स जो हैं वो शेयर कर जाती हैं अगर एक ही फैमिली में अगर आप कर रहे हैं। तो जब ये दोनों रिसेसिव जीन्स शेयर कर जाएं तो वो बीमारी जो है वो आ जाती है। इसी तरह थैलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, ये सारी बीमारियां जिसमें होंगी वो आगे ट्रांसफर होने के खर्चा। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट कज़न मैरिजेस। अगर सेकंड कज़न मैरिज हो, ये थर्ड कज़न मैरिज हो, क्या उसमें भी उतने ही खर्चात होंगे या उसमें कुछ ग्रेजुअली कम हो जाते हैं? फर्स्ट कज़न मैरिजेस में हमने जो देखा है कि 6% के करीब एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आती हैं। ठीक है ना, वो कोई भी हो सकती हैं आपकी, मकसद हम कहते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नफ्सियाती मसाइल आ जाते हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो बच्चों में हो सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, एक फैमिली मेरे पास है, उसकी फैमिली में कज़न मैरिजेस की वजह से उनकी कंजेनिटल ब्लाइंडनेस है। अच्छा, ठीक है ना जी। फिर ये चीज़ें जो हैं वो हम तो देख रहे हैं ना, हमारे ये लाहौर के पेरिफेरी में वो फैमिली मौजूद है, और लेकिन ये है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, जहाँ ज़ाहिर है देहात में है, ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि देहात में क्या, लाहौर के अंदर शहर में बाद लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने अपना जो है प्लान क्या करना है।